रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, एक रे को मैंने क्या करा, एंटर कराया, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, और ये मैंने लिया है ग्लास का स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब, कांच की एक मोटी सी प्लेट। अब क्या होगा, रे जैसे ही आ रही है तो यहां देखे तो रे ने अपना पाथ चेंज कर दिया। रे को जाना किधर था? सीधे, बट ये सीधे नहीं गई, किधर चली गई? ये थोड़ी सी बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड हो गई। अच्छा, इसके बाद एक और देखें, इसने फिर से अपना रास्ता क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो पॉइंट ये है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा, लाइट तो सीधे चलती है, तो यहां पर इसका पाथ क्यों चेंज हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, एक और देखें, हमने यहाँ पे क्या लिया है? ग्लास। ये हमारे पास एक कांच का ग्लास है जिसमें हमने क्या करा है? पेंसिल रखा है। पेंसिल को रख रहे हैं, फिर ये क्या हो रही? बेंड हो रही। बेंड क्यों हो रही? क्योंकि यहां पर हमने क्या फिल कर दिया? पानी। एक बार करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने क्या ले लिया यहां पर? ये ऐसा मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया छोटा सा। अब इसमें क्या करेंगे, इस जार में मैं पानी फिल करूंगा। उसके पहले मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं। मैंने क्या करा? ये पेन रख दिया। अभी अगर ध्यान से देखें तो ये आपको पेन थोड़ा सा बेंड दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने ऐसे रखा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फिल करूंगा वाटर। क्या फिल करूंगा? वाटर। तो मैंने ये लिया ग्लास और ये वाटर में फिल करूंगा। कुछ बोल रहे होंगे, देखो सर क्लास में ही शुरू हो गए। तो ये हमारा देखिए, जैसे मैंने वाटर फिल करा तो यहां पर देखे तो पेन मेरा थोड़ा सा क्या दिख रहा? पेन बेंड दिखाई दे रहा। पेन क्या दिखाई दे रहा? बेंड दिखाई दे रहा। ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ। देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो एक्चुअल में क्या हुई, लाइट ने अपना सिर्फ मीडियम, यहां पर मीडियम क्या हो रहा? चेंज हो रहा। जैसे मीडियम चेंज होता है, लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? चेंज। मतलब रेफ्रैक्शन होता है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी या ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द इंसिडेंट रे। जब लाइट रे आती है और जब किसी दूसरे मीडियम पे एंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ये तो पहला है। स्पीड चेंज क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। डेंसिटी किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की। जैसे लाइट हमारी कहां जा रही थी? एयर पे। जब एयर पे जा रही है तो एक जैसी स्पीड से चलेगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मान लो मीडियम चेंज होकर हम आ गए ग्लास में, एयर से कहां है? ग्लास में। तो ग्लास क्या है? बहुत ही ज्यादा डेंस। डेंस मतलब पार्टिकल बहुत ही पास पास है। अब पार्टिकल पास पास होने से क्या होगा, लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कांच में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई? क्योंकि पार्टिकल वहां पास है। पार्टिकल पास होने का मतलब हुआ उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे ही लाइट की स्पीड चेंज होगी वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या होती है? बेंड होती है। किधर बेंड होती है, किधर बेंड नहीं होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेयरर मीडियम के लिए। ये मैंने लिखा पहले, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं क्या है। तो मान लेता हूं मैं, पहला यहां पर एक मीडियम ले लिया मैंने, एयर। क्या ले लिया? एयर। और मैंने इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में मतलब यहां पूरे ऊपर वाले पोर्शन में एयर है और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैंने ले लिया ग्लास का, कांच का ऐसा ले लिया। ये क्या है? ग्लास है। ये क्या है? ग्लास। ऐसे ये हो गया ग्लास। तो ये एयर है और ये ग्लास है। हमारी रे आ रही है एयर से और एंटर करेगी ग्लास में, जैसा हमने देखा था अभी एक्सपेरिमेंट में। रे कहां से आ रही थी? एयर से। फिर कहां जा रही? ग्लास में। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये पहले मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं नॉर्मल। नॉर्मल मैंने बता रखा था, नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। जो भी सरफेस होगी मीडियम की उससे परपेंडिकुलर जो होगा इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब रे कहां से आ रही है? एयर से। जब रे एयर से आएगी तो वो तो सीधी आएगी, ऐसे। रे कैसे आ रही? सीधी, स्ट्रेट आती है। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट रे कैसे चलेगी? सीधी। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट ऐसे आ रही थी, इसको जाना कैसे था? इसको जाना तो सीधे ही चाहिए था, सीधे, बट ऐसा होता नहीं है। होगा क्या? जैसी रे हमारी एयर से ग्लास में एंटर करेगी, अब ये बताना है कि स्पीड ग्लास में क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी एयर के कंपेयर में? तो एयर पे स्पीड ज्यादा होगी,
लेकिन जैसे ही ग्लास में जाएंगे स्पीड लाइट की क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम हुई? क्योंकि ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है। कौन सा डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो रे किधर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। आना कैसे था? ऐसे, ऐसे जाना था, बट रे ऐसे जाके जैसे ग्लास में एंटर करेगी किधर बेंड हो गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ गई। इसी को हम बोलते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रे हमारी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम एंटर करेगी तो बेंड हो जाती है। यानी कि जो बेंडिंग फेनोमेना है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, उसे बोलते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द बेंडिंग फेनोमेना। कैसा फेनोमेना? बेंडिंग। द बेंडिंग फेनोमेना of light when passes from one medium to other medium। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम जाएंगे ना, उसी को बोलेंगे हम रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन कभी सेम मीडियम पे नहीं होगा कि आप सोचो एयर पे रे जा रही हो और एयर पे ही बेंड हो जाए, कभी नहीं होगी। एयर पे है तो सीधे जाएगी, ग्लास पे रे जा रही हो तो ग्लास पे बेंड हो जाए, नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम गिवन था, ग्लास में जब रे जा रही है तो एकदम कैसे आ रही? सीधे जा रही है, बेंड नहीं हुई। एयर पे जब रे जा रही तो कैसे आ रही? सीधे आ रही, बेंड नहीं होगी। बेंड होगी जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। तो ये क्या लिखा था? बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड refraction of light, is called refraction of light। हम इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये तो हमारा हुआ रेयर, ये हमारा एयर था, ये डेंस हमारा ग्लास था। एयर का मतलब पार्टिकल बहुत ही कम, तो इसको हम लिखेंगे रेयरर मीडियम। क्या लिखेंगे? रेयरर। अब ग्लास का मतलब पार्टिकल ज्यादा कंपेयर टू द एयर। ग्लास में क्या होते हैं? पार्टिकल पास पास रहेंगे। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में ग्लास के पार्टिकल ज्यादा पास है, इसलिए ग्लास को हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। मतलब रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करेगी तो किधर बेंड हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे थी, इस लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये जो रे गई यहां पर, इसे बोलते हैं रेफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसे? रेफ्रैक्टेड रे। ऐसा। अब मैंने आपको पहले बता रखा था, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आर। नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल के, इंसिडेंट लाइट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, रेफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल तक के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें आई ज्यादा बड़ा है या आर? तो सभी को क्लियर दिख रहा है कि एंगल आई की वैल्यू क्या है? ज्यादा है एंगल आर से। तो यहां पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। किसके केस में? जब रे हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी। किधर जाएगी? रेयरर से डेंसर मीडियम आएगी तो ऐसा होगा। अच्छा, दूसरा, रे हमारी कितनी बेंड हो रही है? तो ये डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे, कि डेंसिटी कितनी ज्यादा चेंज हो रही। जितनी ज्यादा डेंसिटी चेंज होगी रे उतना ज्यादा बेंड होगी। तो यहां पर देखे तो रे ऐसे आ रही थी, जा रही थी ऐसे, और बेंड होके इधर आ गई। कितनी चेंज हुई? कितना पाथ इसका डाइवर्ट हुआ? तो ये एंगल हमारा चेंज हुआ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये ऐसा एस जैसा बनता है, ऐसा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना हम डेविएट हो रहे हैं अपने पाथ से, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितना होगा? अगर डेविएशन की वैल्यू सॉल्व करें तो हमें क्लियर पता था ये लाइट कैसे जा रही थी? सीधे। और ये लाइट कैसे, ये रे कैसी है? सीधे। ये नॉर्मल है। तो ये टोटल एंगल जो रहेगा आर प्लस डेल, वो आई के बराबर रहेगा। मतलब अगर डेल मैं सॉल्व करूं तो डेल की वैल्यू क्या आती? तो डेल को मैं लिख सकता था आई माइनस आर। डेल की वैल्यू क्या आती? आई में से आर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता? डेविएशन। तो यहां से हमें पता चलता है एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में।
तो हमारा रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट का सिर्फ इतना सा मतलब है, व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट विल बेंड। जब रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो बेंड होगी। किधर बेंड होगी? अगर रेरर से डेंसर जा रहे हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी, अगर डेंसर से रेरर जाते तो किधर जाती, उसको भी देख लेते हैं। ये लॉस के बाद में हम देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम डेंसर टू रेरर देखते हैं। मैंने यहां पे क्या ले लिया? डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब मैं ले लेता हूं मान लो ग्लास। ग्लास डेंसर मीडियम ऐसा नहीं है, ग्लास एयर के कंपेयर में डेंसर है। किसके कंपेयर में? एयर के। तो मैंने इसे ले लिया डेंसर। अब यहां पे रेरर लेना पड़ेगा तो मैं एयर ले लेता हूं। ये कैसा मीडियम हो गया? रेरर। एयर हमारा रेरर मीडियम है, ये तो क्लियर है, क्योंकि एयर से हल्का मीडियम कहीं नहीं है। वैक्यूम और एयर को हम एक जैसा कंसीडर करके चलते हैं। वैक्यूम और एयर को हम कैसा मानेंगे? एक जैसा मानेंगे। अच्छा, ग्लास की बात करें तो एयर के कंपेयर में ग्लास के पार्टिकल पास हैं, इसलिए ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। चलिए यहां देखते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे आ रही होगी, कैसे आ रही होगी? तो ऐसे, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे, थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। इंसिडेंट रे कैसे आई? इस टाइप से सीधी लाइन ले लेते हैं। ये आप इंसिडेंट रे सीधी बना लेना। ये आ गई हमारे इंसिडेंट रे। कैसी रे आ गई? है इंसिडेंट रे। अब क्या होगा? रे को जाना तो सीधे ही चाहिए। अगर रेफ्रेक्शन नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होती, तो कैसे जाना चाहिए था? सीधे। बट ऐसा प्रैक्टिकली होगा नहीं। होगा क्या? जैसे ही रे हमारी ग्लास से एयर पे जाएगी तो क्या होगी? स्पीड उसकी ज्यादा होगी कि कम होगी? तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एयर है, ग्लास में कम रहेगी, डेंसर है, एयर रेरर है। तो जैसे ही रेरर में जाएंगे स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और जैसे ही स्पीड ज्यादा होगी इसका पाथ चेंज हो जाएगा और ये रे किधर चली जाएगी? इधर। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे हो गई? रेफ्रेक्टेड रे। कैसी रे हो गई? रेफ्रेक्टेड रे। ये हो गई रेफ्रेक्टेड रे। अब बात करते हैं एंगल की। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से रेफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन। अब यहां अगर ध्यान से देखें तो कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा दिखा? आई या आर? तो हमें क्लियर दिख रहा है यहां पर कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है? आर। तो आर इज ग्रेटर देन आई। आर की वैल्यू क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि रे डेविएट कितना हुई। तो रे जा कैसी रही थी? ऐसे आ रही थी, किधर चली गई? इधर चली गई। तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन अगर सॉल्व करें तो कितना आता? तो ये टोटल एंगल आर में से अगर मैं आई को सब्ट्रैक्ट करूं तो इतना एंगल आ जाएगा। भाई टोटल एंगल क्या? यहां से यहां तक का। आई एंगल कहां से यहां तक? ये लाइन को अगर सीधे मिलाएं, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट। और ये लाइन सीधी है, तो इतना सा जो एंगल बन रहा है वो क्या होता? आई। मतलब टोटल आर में से ये आई कम कर दें तो क्या आएगा? डेल। तो मैं यहां लिख देता हूं डेल इक्वल टू आर माइनस आई। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर दो चीजें, एक और चीज आती है। पहले वाले पॉइंट पे आते हैं। मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा था। एयर पे मैंने वेलोसिटी क्या ले ली? सपोज दैट मैंने यहां वेलोसिटी ले ली v1 और डेंसर में मैंने वेलोसिटी ले ली लाइट की v2। जब लाइट एयर पे थी तो वेलोसिटी क्या थी? v1। और जैसे लाइट हमारी डेंसर पे आई, लाइट हमारी क्या है? डेंसर, यानी कि ग्लास पे एंटर कर रही, एयर के कंपेयर की बात हो रही। तो जैसे v2 की बात करेंगे तो कौन ज्यादा होगा? रेरर में ज्यादा होगा कि डेंसर में? तो सभी को पता है कहां पे ज्यादा होगा? रेरर में। यानी कि v1 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, v2 से ज्यादा होगी। आते हैं सेकंड वाले की बात करें यहां पर। तो यहां पर ग्लास में सपोज दैट वेलोसिटी क्या थी? v1 और एयर में वेलोसिटी क्या थी? v2। अब अगर देखें तो वेलोसिटी ज्यादा कहां होगी? तो वेलोसिटी वहां ज्यादा होती है जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी कम होगी? एयर की। क्यों? एयर हल्का मीडियम है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी कि मैं लिख सकता हूं v2 इज ग्रेटर देन v1। तो ये फाइनली हमारा रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ। अगर रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टेटमेंट कोई बोले तो सीधा सा है, जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करेगी तो लाइट क्या होगी? बेंड हो जाएगी। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अच्छा, रे डेंसर से रेरर जाएगी तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रेरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स, डेंसर से रेरर अवे। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना। ये देखें, रेरर से डेंसर गए किधर आ गए? टूवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेरर गए किधर गए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दोनों लाइनें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं अब लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन में। ये आप नोट कर ले, फिर लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन बताते हैं कि रेफ्रैक्शन के लॉ कितने होते हैं। तो रेफ्रैक्शन के बेसिकली 2 लॉ रहते हैं। कितने लॉ रहते हैं? 2। आते हैं फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या करा था? रे आई थी, किसी मिरर में पड़ती है, अब मिरर में पड़ने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यहां पर क्या हो रहा? रे आ रही है और किसी एक ऑपेक मीडियम पे जाएगी। ये मान लेते हैं हमारे ग्लास है। अब ग्लास में जाएगी तो रे किधर होगी? क्रॉस कर जाएगी, दूसरे मीडियम पे एंटर कर जाती है। किधर एंटर कर जाती है? दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो जब एंटर कर जाती है उसे रेफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां पर देखें तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रेफ्रेक्टेड रे, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे मैं अभी यहां पर एक ये कंटेनर ले रहा था इस टाइप से, दिस वन। अब यहां पर रे हमारी ऐसे आ रही होगी, मीडियम पे पड़ी, जैसे ही वाटर में एंटर करेगी, किसमें? पहले तो इसमें एंटर करेगी प्लास्टिक में, फिर वो क्या? रेफ्रेक्ट होगी, फिर प्लास्टिक से वाटर में जाएगी, फिर रेफ्रेक्ट होगी। तो जो इंसिडेंट रे आई, इसका जो नॉर्मल होगा और जो रेफ्रेक्टेड रे होगी, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। सिंगल, एक प्लेन। प्लेन मतलब समझते हैं, दिस इज अ प्लेन, दिस बोर्ड इज व्हाट? प्लेन। तो तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये वाली रे, नॉर्मल और रेफ्रेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रेफ्रेक्टेड रे। यहां रिफ्लेक्टेड की जगह रेफ्रेक्टेड रहेगा, ध्यान रखेंगे। रेफ्रेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। कहां पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करेंगे। आते हैं सेकेंड लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन क्या है? इसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है। ये वो वाला स्नेल नहीं है जो चलता रहता है, सोचो मैं वो स्नेल लिख दूं। ये स्नेल साइंटिस्ट है, उनके बारे में बात करें। इन्होंने क्या बताया? ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है। इन्होंने बताया साइन ऑफ, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। एक काम करें, एक लाइन यहां पे और जोड़ेंगे, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, इसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे हम यहां पर। इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट या इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये था इनका सेकेंड लॉ। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, साइन, साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, टी रेशियो बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहां पर वो साइन लेंगे। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या मतलब हुआ इसका वो हम समझते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा था, ये ले रहा था, क्या कर रहा था, इधर मैं कुछ चीजें हटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं कंप्लीट हटा देता हूं और यहां पे बताता हूं कि एक्चुअल में क्या था। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, एक मीडियम बनाया। ये मैंने नीचे वाला पोर्शन ले लिया, यहां पर ये ग्लास है, और ये ले लिया मैंने सपोज दैट एयर, और ये मैंने दूसरा मीडियम ले लिया सपोज दैट ग्लास।
क्या करेंगे, ये हो गया नॉर्मल ऐसे। अब रे हमारी एक बार ऐसे आ रही थी, कैसे आ रही थी, ऐसे। पहली रे मैंने ऐसे ली, रे किधर बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे आ गई। ये वाला एंगल क्या होगा, आई, और ये वाला एंगल क्या होगा, आर। अब ये आई जो भी है और आर जो भी है, हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ये मैंने लिखा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, यहां पे कोई नंबर आया, दोनों की वैल्यू होगी, सपोज दैट ये 30 डिग्री है, सपोज दैट ये 20 डिग्री है, मैंने दोनों की वैल्यू साइन पे रखी, सॉल्व करा, एक नंबर आया। मैं अब दोबारा मैंने क्या करा, एंगल चेंज कर दिया। मैं एक काम करता हूं, पहले I1 ले लेता हूं, ये R1 ले लेता हूं। तो ये साइन I1 लिया और साइन R1 लिया, ये पहला केस हो गया। मैंने क्या करा, एंगल बढ़ा दिया, मैंने एंगल को चेंज कर दिया, ऐसे आई रे। सेकेंड केस में जब रे आएगी फिर बेंड होगी, इधर चली गई, तो ये एंगल जो हो गया यहां नॉर्मल से, ये एंगल कितना हो गया, I2, और ये वाला यहां से लेके यहां का जो एंगल हो गया कितना हो गया, R2। अब वैल्यू लगाएं फिर से फॉर्मूले में, मैंने लिखा साइन आई बाय साइन आर। मैंने सिर्फ एंगल चेंज करा है, मैंने क्या करा है, एंगल चेंज कर दिया। पहले I1 रखा था, R1 आया, फिर मैंने एंगल बढ़ा दिया इंसिडेंस का, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। दोनों को फिर साइन वाले फॉर्मूले में रखा, जैसे ही रखा जो आंसर आएगा वो पहले जैसा ही आएगा, जैसे पहले आया था वैसे बाद में भी आएगा। फिर एक बार मैंने क्या करा, एंगल फिर से चेंज करा, ये एंगल हो गया हमारा I3, जैसे ही आया था रे फिर बेंड हुई, रिफ्रैक्ट हुई, तो ये एंगल आ गया R3। फिर मैंने उसी फॉर्मूले में रखा स्नेल्स लॉ पे, साइन I बाय साइन R, और मैंने क्या देखा, आंसर जो है फिर भी वही है। मतलब जो राइट साइड का पोर्शन था वो क्या है, कांस्टेंट आया। ये वाला जो पोर्शन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करेंगे। तो क्या देखा, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है म्यू, सिंबल रहता है, कुछ जगह इसका सिंबल एन भी रहता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक नंबर है जो कि हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आ गया हमारा सेकंड लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पहला एप्लीकेशन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब कुछ ना करो, आप 10 रुपए का सिक्का ले लेना या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेना, उसको पानी में फेंक देना, ग्लास लेना या टब लेना, पानी में फेंक देना, और उसको आप देखना कि कहाँ है। जहां पर भी आपको दिख रहा हो आप उसको पानी में हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करना। जब आप उसको पकड़ोगे तो आपको एक्चुअल में वहां नहीं मिलेगा। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। टब लेना, टब में 5 रुपए का सिक्का फेंक देना, 10 रुपए का कॉइन फेंक देना, और उसको पकड़ने की कोशिश करना। जैसे ही आप पानी में हाथ डालोगे, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, जहां आप पकड़ोगे वहां नहीं मिलेगा। होता क्या है, ये होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे हुआ वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ये डायग्राम बना हुआ है वैसे। मैंने कंटेनर में यहां पर सिक्का रख दिया, ये रखा मैंने कॉइन। अब क्या होगा, कॉइन से रे चलेगी, रे किधर चलेगी, कॉइन से बाहर की तरफ, रे ऐसे आ रही, ये है हमारा वाटर, यहां तक क्या फील है, वाटर। रे कैसे चलेगी, वाटर से चलना स्टार्ट होगी। वाटर क्या है, एक मीडियम है, वाटर से किधर जाएगी, एयर में। तो वाटर ज्यादा डेंसर की एयर ज्यादा डेंसर, वाटर ज्यादा डेंसर, मतलब रे हमारी डेंसर से रेरर मीडियम पे जाएगी। और हमें पता है जब रे हमारी डेंसर से रेरर मीडियम जाती है तो किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जा रही थी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। किधर चली जाए, नॉर्मल से दूर। मतलब हम यहां से देख रहे हैं तो रे कैसी सीधे जाए, ऐसे बनाएंगे। रे तो हमेशा सीधे देखते हैं, तो ऐसे देखेंगे, मतलब हमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां ना दिख के यहां दिख रहा होगा, इसके ऑब्जेक्ट के सीधे अपवर्ड यहां दिख रहा होगा। तो हम कहां पकड़ने की कोशिश करेंगे, यहां, लेकिन होगा कहां, यहां, यही बना हुआ है। रे ऐसे गई और ऐसे बेंड हुई, तो हम इसको, हमें यहां दिखाई दे रहा है जब बाहर से देखेंगे, तो जैसे इसको यहां होल्ड करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे। आप ये आराम से घर पे बैठे बैठे करते रहना। सेकेंड, आ स्टिक इज पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। मैंने अभी देखा था, मैंने क्या करा, एक स्टिक ले ली, पानी में आधी डिप कर दी। जैसे डिप करेंगे तो क्या होगी, बेंड हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये होता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड, द स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। जब स्टार के बारे में बात करें तो रात में देखेंगे तो हमें कैसा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने से लाइट जो है उसका पाथ चेंज होगा। मैंने बताया था लाइट अपना पाथ क्या करती है, चेंज करती है। लाइट क्या होती है, बेंड होती है। कब, जब डेंसिटी चेंज हो जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाए या मीडियम चेंज हो जाए, तो ये होगा। इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आगे। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन है, अगर कभी एप्लीकेशन लिखने के लिए डायरेक्ट आए तो आप इसको लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में कि एक्चुअल में ये क्या है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में मेजर करता है सिर्फ ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो अगर मैं बात करूं जहां हम रहते हैं वहां पर देखें तो सबसे ज्यादा हल्का मीडियम क्या होगा, जिसकी डेंसिटी कम हो, एयर। एयर में ऐसे हाथ घुमाओ, ये बहुत ही हल्का है। पानी में यही चीज करना, पानी में हाथ डालो और पानी को ऐसे घुमाओ, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। आपको फील होगा कि कुछ है, फील एयर में भी होगा, लेकिन एयर में बहुत ही कम फील होता है क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम। पानी में ज्यादा फील होगा। इसके बाद और दूसरा मीडियम चेंज कर दें, मैं पानी की जगह हनी ले लेता हूं, ज्यादा हो हनी कुछ नहीं रखना, एक कंटेनर में आता है बहुत ही, उसमें हाथ डालना या ऐसे फिंगर दो डाल देना, उसको फिर ऐसे घुमाना। या कंटेनर लिया और उसमें हाथ डाल के आप हनी में घुमा के देखो, आपको ज्यादा फील होगा कि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो ये तो नॉर्मल डेंसिटी के बारे में बात हुई। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हुआ जब लाइट रे एंटर करेगी, क्या एंटर करेगी, लाइट रे। जब लाइट रे एंटर करेगी तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वहां जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहां पर होगी, वैक्यूम या एयर पे। भाई वैक्यूम और एयर हम एक जैसा कंसीडर करेंगे। वैक्यूम में तो हम रह नहीं सकते, वहां ऑक्सीजन ही नहीं है, तो हम एयर और वैक्यूम को सिमिलर मान लेते हैं क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं वो क्या है, एयर, वहां क्या है, गैसेस है। तो एयर के बारे में हम बात करेंगे तो एयर और वैक्यूम एक जैसा कंसीडर करेंगे। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में किसका मेजरमेंट है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। किसका मेजरमेंट है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। जितना ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब अगर बात करें डेंसिटी की, बात हो रही जिसमें लाइट एंटर करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें लाइट एंटर करती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये नहीं कि लकड़ी का ब्लॉक ले लिया और उसमें लाइट एंटर कराओगे तो लकड़ी के ब्लॉक के अंदर लाइट नहीं जाएगी क्योंकि वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो होता है डायमंड। क्यों, क्योंकि डायमंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, सबसे ज्यादा पास में रहेंगे। मतलब सबसे जो डेंसर मीडियम हुआ, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हुआ, वो क्या हुआ, डायमंड। तो डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होगा। और सबसे जो हल्का मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है वो क्या होता है, एयर। मतलब एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम। ये दो पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए। मतलब मैं किसी के सामने कभी भी बोल सकता हूं एयर इज द रेयर मीडियम, और डायमंड को क्या बोल सकते हैं, डायमंड इज अ डेंसर मीडियम। अब आपसे कभी कोई पूछे कि ग्लास हमारा रेयर है या डेंसर है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्लास की, तो आप सोच रहे होगे इट इज अ डेंसर मीडियम। गलत है। क्यों, डेंसर मीडियम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, कंपैरिजन। अब जैसे कि मान लें अपना 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, कितने मार्क्स का पेपर हुआ, 100। मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूं, 100 मार्क्स का पेपर हुआ। अब 100 मार्क्स में से मेरे मार्क्स है 98। कितने मार्क्स है, 98। अब 98 मार्क्स क्या है, ज्यादा है या कम है, कोई आपसे पूछे, वैसे तो आप लोग सोच रहे होगे ज्यादा है, बट कैसे ज्यादा है ये कंपेयर करना है। तो 98 आपके आए
बट आपके जितने फ्रेंड सर्कल में थे उन सब के मार्क्स कितने? 100 आउट ऑफ 100। तो अब बताएं ये ज्यादा थे कि कम थे? तो अगर कंपेयर करें इससे तो ये की वैल्यू क्या है? कम है। तो ये ऐसा ही हम ग्लास के बारे में बात करेंगे। तो ग्लास हमारा डेंसर है कि रेयर है, डिपेंड करेगा कि रे कहां से आ रही। अब मान लो मैं रे डायमंड से ले आता, रे कहां से आ रही थी? डायमंड से, तो ग्लास हमारा क्या होता? रेयर, और डायमंड क्या होता? डेंसर। ये पहला। अगर यही चीज अगर रे हमारी एयर से आ रही थी, एयर से ग्लास में, तब हमारा ग्लास क्या होता? डेंसर, और एयर क्या होता? रेयर। तो डिपेंड करता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, डायमंड के केस में हमने किसी से कंपेयर नहीं करा, क्यों? क्योंकि डायमंड से ज्यादा डेंसर होता ही नहीं है, सबसे ज्यादा डेंसर ही डायमंड है। तो जब डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है तो हम बोल सकते हैं कि डायमंड इज अ डेंसर मीडियम। अच्छा, एयर हमारा रेयर है या डेंसर? तो एयर हमारा रेयर है, क्यों? क्योंकि इससे हल्का मीडियम होता ही नहीं है। तो ये दो तो क्लियर थे, बट बाकी सबके केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। वाटर रेयर है या डेंसर? तो एयर के कंपेयर में वाटर क्या है? डेंसर। लेकिन ग्लास के कंपेयर में एयर क्या है? रेयर। तो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वापस से। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहां से जो जो लिखा है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरह से मेजरमेंट हुआ किसका? स्पीड का। भाई स्पीड का भी तो मेजरमेंट हुआ, क्यों? जब रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो स्पीड क्या होती है? चेंज। स्पीड चेंज हुई थी बिकॉज ऑफ मीडियम या बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मैं यहां पर ले लेता हूं डेफिनेशन इसकी, एक ये हो गई। एक और डेफिनेशन लिखते हैं और करके। मैं लिखूंगा पहले यहां, ये मैंने मान लिया रे हमारी कहां से आ रही है? ये एयर था और ये कोई दूसरा मीडियम था। कोई भी मीडियम ले सकते हैं, मैं अभी मीडियम लिख रहा हूं, ये मीडियम लिख रहा हूं। ठीक है, मैं पहले वाले मीडियम को नंबर दे देता हूं। नंबर मैंने दिया 1, नंबर दिया मैंने 1, और दूसरे वाले को मैंने नंबर दिया 2। ठीक है, अब रे हमारी कैसे आ रही होगी? ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये रे आ रही है ऐसे। अब रे ऐसे आ रही है, क्या होगा? मीडियम 2 जो है वो कुछ भी हो सकता है, एयर को छोड़ के। एयर को छोड़ के, एयर हमने ऊपर ले लिया है, तो एयर को छोड़ के कुछ भी ले लो। अब एयर को छोड़ के कुछ भी लोगे, कॉमन सी बात है, वो डेंसर ही होगा। क्या होगा? डेंसर। भाई एयर से हल्का कुछ है नहीं, तो डेंसर ही होगा एयर के बाद जो भी मीडियम लेते हो। तो रे अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हुआ क्या एक्चुअल में? तो इसे लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, यहां पर किसका कंपेयर करते हैं? स्पीड का। भाई लाइट की स्पीड यहां क्या होगी? कम। यहां पे लाइट की स्पीड क्या है? ज्यादा। तो इसको लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन एयर, या इसी को वैक्यूम बोलेंगे, और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो, ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इक्वल टू, एयर पे जो स्पीड होती है लाइट की क्या होती है? सी। एयर पे स्पीड लाइट की क्या है? उसको सी से डिनोट करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम या एयर पे? 3 × 10⁸। तो ये हो गया सी। अब वैक्यूम ये मीडियम पे जब एंटर करेंगे तो जो भी मीडियम होगा वहां मैंने वेलोसिटी क्या ले ली? स्पीड क्या ले ली? वी। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। यहां पर हमने वेलोसिटी क्या ले ली है? v, और यहां एयर पे क्या रहती है? c। तो रे हमारी 1 से 2 पे गई। कहां से गई? 1 से 2 पे गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 से 2। भाई रे हम कहां से गए? पहले मीडियम से गए और दूसरे मीडियम पे एंटर कर रहे हैं, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 μ 2। 1 की जगह आप एयर लिख सकते हो और 2 की जगह जो भी मीडियम उसका नाम लिख सकते हो। मतलब अगर इसका स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट क्या आएगा? इट इज द रेशियो ऑफ। आप डेफिनेशन बनाना सीखें, कैसे बनाते हैं, क्या है? रेशियो में है। जब भी कभी कोई दो टर्म्स रेशियो में हो तो स्टार्ट ऐसे ही करना है, इट इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, जैसे हमने स्नेल्स लॉ को डिफाइन करा था। स्नेल्स लॉ मैंने कैसे डिफाइन करा था? ये देखें, लिखा था इट इज द रेशियो ऑफ, यहां तक तो लाइन एक जैसी थी,
क्योंकि रेशियो में था। अब किसका किसका रेशियो है उसको लिखना है, बस इसके बाद 2 लगाना रहता है, 2। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको भी डिफाइन करेंगे। क्या लिखा, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जो लिखना हो आप दोनों में से लिख सकते हो, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस ये हो गया स्टेटमेंट। क्या लिखा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहे ये डेफिनेशन लिखो और चाहे ये डेफिनेशन लिखो, दोनों करेक्ट है। फॉर्मूला हमारा ये है। इस फॉर्मूले से हमें एक चीज दिखाई दे रही कि अगर मैं यूनिट कैलकुलेट करूं तो यूनिट क्या आएगी, ये क्या है, स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। भाई आप चाहे एयर पे जाओ चाहे किसी मीडियम पे जाओ, यूनिट तो सेम ही रहती है। तो यूनिट अगर सेम है, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, मतलब ये कैसा आया, यूनिटलेस। कैसा आया, यूनिटलेस। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखेंगे कुछ एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम किसी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाह रहे हैं एक मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि सबसे पहले मैं एयर की ही बात कर लेता हूं, तो एयर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1। ये एयर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, 1। दूसरे पे आते हैं, मैं यहाँ पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाह रहा हूँ वाटर का कितना हुआ, तो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ हमारा 4/3। ये हुआ वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके कंपेयर में, एयर के। जब एब्सोल्यूट आ जाए मतलब एयर से कंपेयर हो रहा है, या सिर्फ आपसे पूछे व्हाट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब ये पूछेगा नहीं कि किसके कंपेयर में। अगर वाटर बोला है तो आपको डायरेक्ट बताना है वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। अगर वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम से कंपेयर करे, जैसे ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, केरोसिन हो गया, तो वो चेंज होगा। बट सिर्फ वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो 4/3। ऐसे ही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 3/2। ऐसे ही हमारा आएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, कितना होता है, डायमंड का सबसे ज्यादा होगा 2.42। ये हुआ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं, सबसे कम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ, एयर का। मतलब एयर सबसे रेरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेरर है। और सबसे ज्यादा डेंसर कौन सा हुआ, डायमंड। तो डायमंड कैसा हुआ, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है। कौन सा, ऑप्टिकल डेंसर। मतलब अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेंज लिखें, क्या लिखें, रेंज, तो रेंज ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, 1 से लेके 2.42 तक। मतलब हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कभी कम नहीं आएगा और 2.42 से कभी ज्यादा नहीं आएगा। दोनों के बीच में वैल्यू आ रही। अगर 1 से कम आया मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी है, 2.42 से आया मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गई रेंज ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमें इसमें क्या बताना है, हमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताना है, बट किसी के कंपेयर में। रिलेटिव वर्ड समझते हो ना, रिलेशन में क्या होता है, रिलेटिव वर्ड जो होते हैं, जो हमारे रिलेटिव रहते हैं, अंकल आंटी, बहुत सारे लोग, तो उनमें क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं। उनका लड़का देखो, शर्मा जी का लड़का देखो कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा वर्ल्ड कप में। वैसे तो हमारे कोहली साहब का लड़का ही बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो ये सारे लोग क्या है, कंपेयर अगर करें किसी से, उनका लड़का देखो कितना अच्छा कर रहा, तुम क्या कर रहे हो वहां पे। तो ये कंपैरिजन जो है, वो कंपैरिजन जो होगा वो मैटर करेगा। तो हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, बट किससे, कंपेयर करके किसी मीडियम से। जैसे कि मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कोई भी नाम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, एयर नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एयर कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एयर क्या है, सबसे रेयर मीडियम है, और एयर हमने एब्सोल्यूट में ले रखा है। ठीक है, तो एयर कभी नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए हमें कोई दो मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने ले लिया वाटर। वाटर ज्यादा से ज्यादा यही
टर्म्स नॉर्मली पूछे जाते हैं, इसके लिए इसी को यूज में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन भी हट जाए। तो मैंने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा? ग्लास का। तो हमें किसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। किसके कंपेयर में निकालना है? वाटर के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आएगा? तो इसे लिखेंगे हम लोग स्पीड। अब स्पीड के फॉर्म पे लिखना है। तो एक चीज देखें यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो वेलोसिटी से इनवर्सली रहता है। कैसा रहता है? इनवर्सली। कैसे? देखो, मैं अगर बोलूं कि कोई एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर हुआ। अगर ऑप्टिकली डेंसर हुआ तो वहां स्पीड क्या होगी? कम या ज्यादा? तो अगर डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम या ज्यादा? तो कॉमन सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड का लाइट उतना, मतलब लाइट की जो स्पीड है उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हुए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली हुए तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पहले इससे लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें सॉल्व करना था किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के। तो ये इसके लिखने का तरीका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसका सॉल्व करना है वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है वो नीचे। तो वेलोसिटी से अगर रिलेशन देखें तो क्या आएगा? इनवर्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन किस में आएगा? वाटर में पहले आएगा क्योंकि इनवर्स बताना है वाटर, और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय वाटर का क्या आया? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये इतना सा ग्लास अपॉन वाटर, तो वेलोसिटी क्या होगी? उल्टी, अपोजिट। यहां अगर 2 होता, यहां 3 होता। मान लो मैं ऐसे लिखता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसका मतलब क्या हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? ऐसे, वेलोसिटी इन सेकंड डिवाइड बाय वेलोसिटी इन थर्ड। ये इस तरीके से, ये मेथड होता है लिखने का। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। 1 मिनट रुक जाता हूं, कोई बाहर आया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। पूछा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। को देखते हैं इसमें गिवन पहले क्या है। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो नोट डाउन करना है। तो यहां पर लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है कितना है? 1.5। यही होता भी है, वही गिवन है। पूछा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, लाइट की स्पीड भी दी है, कहां? वैक्यूम में। कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम कैसे? c से डिनोट करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम पे वेलोसिटी आपको सॉल्व करना है। मीडियम मतलब ग्लास की बात कर रहा। मीडियम की जगह मैं ग्लास लिख सकता हूं भाई, मीडियम क्या हुआ? ग्लास ही हुआ। रे तो वैक्यूम से आ रही है, तो रे वैक्यूम से आ रही है तो जिस मीडियम पे एंटर कर रही है वो कौन सा है? ग्लास है, तो ग्लास लिया। अब हमें इसमें क्या लगाना है? फॉर्मूला। अब किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें? तो जब कभी एयर या वैक्यूम की बात हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था म्यू इक्वल टू सी बाय वी। जब कभी एयर या वैक्यूम हो, एक मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? म्यू इक्वल टू सी बाय वी। अब यहां वैल्यूज पुट करें। हम बात करेंगे मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? ग्लास। और ये क्या होगा? ग्लास। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सॉल्व कर रहे हैं? ग्लास का सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रे कहां से आई? वैक्यूम से ग्लास पे एंटर हो रही। तो ये क्या हो गया? ग्लास। वैल्यूज पुट करते हैं। तो ग्लास का हमें क्या सॉल्व करना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c बाय म्यू। वैल्यूज रखे, c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल करें, कितना आया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये डेटा एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा यूज करा है वो एकदम एब्सोल्यूट है। यही होती है स्पीड लाइट की। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का। ग्लास के तो बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के ग्लास आते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा पहला। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब एक मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, और दूसरा मीडियम जो भी हो। ग्लास है तो ग्लास लगा दिया, वाटर है तो यहां वाटर लिख देते, डायमंड है तो यहां डायमंड लिख देते। ये लगेगा कि जब एक मीडियम, वन मीडियम शुड बी एयर, एक मीडियम क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए, शुड बी एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम एक जैसा है ना, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है, यहाँ पे ग्लास का और वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। पूछा क्या है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸। ये देखिए ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया है 2 × 10⁸, और यही होता है। आपको अगर कभी कोई पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 2 × 10⁸। और एयर पे कितना होता है? 3 × 10⁸। दो तो याद हो गए। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर वाला हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी याद कर लेंगे क्या होता है। चलिए पहले गिवन लिखे। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है कितना है? 3/2। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है कितना है? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और हमें पता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों कैसे होते हैं? इनवर्सली। ध्यान रखो हमेशा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और वाटर कैसे सॉरी स्पीड कैसा होता है? इनवर्सली। मतलब इनवर्सली का मतलब अगर मैं इसे लिखूंगा ग्लास अपॉन वाटर, तो यहां वेलोसिटी क्या आएगी? इनवर्स, यानी कि वाटर अपॉन ग्लास, ऐसा आएगा। इनवर्स का मतलब यही हुआ। डायरेक्ट वैल्यू रखना, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना था? वेलोसिटी इन वाटर। तो इसको रोको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय वाटर का इनटू, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा वेलोसिटी इन ग्लास। वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2, डिवाइड लगाया। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई में वेलोसिटी इन ग्लास। तो ग्लास का की वेलोसिटी कितनी है? 2 × देखिए गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन ग्लास कितना है? 2 × 10⁸। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से ये 2 कट हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है? ऐसे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो फिलहाल ये 2 से तो 2 कट हो गया, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9 × 10⁸। डिनोमिनेटर में 4 बचा है, 4 को डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करना है 9 को, डिवाइड करें, कितनी बार गया? 2 बार गया, पॉइंट लगाया, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। फिर 4 से डिवाइड करें, कितनी बार गया? 2 बार गया, कितना बचा? 2 बचा। 0 बढ़ाओ, 4 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? 5 बार गया। और कॉमन सी बात है, आंसर हमारा 2 से ज्यादा ही आना था। क्यों आना था भाई? पहले वेलोसिटी क्या? 2 × 10⁸। कहां पर? ग्लास में। अब आपसे डायरेक्ट पूछे कि वाटर में क्या होगी, तो ग्लास से तो ज्यादा ही होगी ना वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? रेयर है कंपेयर टू ग्लास। ग्लास डेंसर होगा, अब वाटर रेयर होगा। तो वाटर अगर रेयर है तो वहां स्पीड क्या आएगी? ज्यादा। तो स्पीड ग्लास से ज्यादा ही आनी थी। कितनी? 2.25, यानी कि 0.25 × 10⁸ जो है, ये 2.25 × 10⁸ जो है इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखेंगे। सॉल्व करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। आते हैं नेक्स्ट पे। एक और क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, दैट ऑफ ग्लास इज 3/2।
ठीक है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है कितना है 4/3 होता है यही है, और ग्लास का दिया है कितना है 3/2। हो सकता है कभी आपको ये ना दे वैल्यू, कुछ और भी दे दे, ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू हमेशा देगा, चेंज भी कर सकता है। फिलहाल पूछा है फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इस बार इसने स्पीड नहीं पूछी, इसने पूछा है फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बस ये लाइन जिसको समझ आ गई उसका हो गया। क्या पूछा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट्स इट। वैल्यूज रख देना आंसर। तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2 है गिवन, लिख दिया, डिवाइड बाय वाटर का कितना है 4/3 है, लिख दिया। सॉल्व करें, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका, कैसे होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। सॉल्व करें तो 3 × 3 कितना आया 9, और 2 × 4 कितना आया 8। 9/8 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करो 1 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा दो 10 हो गया, 8 से फिर डिवाइड करो 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचा 2 बचा, 0 बढ़ा दो, फिर 8 से डिवाइड करो 2 टाइम्स जाएगा, सफिशिएंट अगर डिवाइड करना है तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ज्यादा बेटर रहता है, मोस्टली आंसर रेशियो में लिख देते हैं, रेशियो में अगर दिया है तो 9/8। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट मैं इसी में ऐड कर रहा हूं। अगर आपसे बोलता है व्हाट इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब इसका आंसर उल्टा हो जाता। तो मैं आपको एक बता रहा हूं मेथड, सॉल्व करते तो बिल्कुल ऐसे पहले वाटर का रखते फिर ग्लास का रखते, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें, डायरेक्ट है समझने के लिए। अगर ग्लास रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा ग्लास के रेस्पेक्ट में, या जो भी यहां पर होता 2 3 4 5 कोई भी नंबर होता, इसको 1/, में इनके नंबर आपस में क्या करते एक्सचेंज कर देते। तो ये भी एक हमारा शॉर्टकट है सॉल्व करने का।